बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल फोरम में मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है प्री मैरिज काउंसलिंग। नाजरीन, प्री मैरिज काउंसलिंग एक मुनज़्ज़म तरबियती अमल है जिसमें शादी से पहले मर्द और औरत को अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियादियात, तवक्कुआत, हकूक़ व फ़राइज़, बाहमी ताल्लुकात, जिनसी आगाही, माली मामलात और तनाज़ात के हल की तरबियत नहीं दी जाती। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में निकाह को एक समाजी रस्म तो समझा जाता है, मगर इसके तकाज़ों की तरबियत देना नज़रअंदाज कर दिया गया है। नौजवान लड़के और लड़कियां जिनसी, नफ्सियाती और समाजी एतबार से तैयारी के बगैर इस रिश्ते में दाखिल होते हैं। नतीजतन इनका रिश्ता ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। नाज़रीन, प्री मैरिज काउंसलिंग पर बात करने के लिए आज हमें अपने स्टूडियो में दावत दी है मैडम सैयदा उज़्मा गिलानी साहिबा को। मैडम, हमारा मुआशरा जो है वो प्री मैरिज काउंसलिंग जो है उससे बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर कोई एक ऐसा इदारा भी नहीं है कि जो शादी से पहले लड़का और लड़के की तरबियत करे, और उस तरबियत के ना होने की वजह से जो रिश्ता है वो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो ख़त्म होते नज़र आ रहा है। और आप तो खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं माशाल्लाह, तो आपने तो अदालतों में वो केसेस की जो है वो थदियाँ देखी होंगी, वो लंबी लंबी कॉज लिस्ट। तो ये जो लंबी लंबी कॉज लिस्ट हैं, इनको कैसे कम किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में हम स्पेशल टीवी के फोरम से आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम ये समझते हैं कि एक अहम मौजू है और इसके ऊपर बात करना माशरती ज़िम्मेदारी को अदा करना है। जो बात शुरू हुई उसके 2 हिस्से अगर हम कर लें, इब्तदा हुई है कि प्री मैरिज काउंसलिंग, और इंतहा हुई है कि अदालती केसेस और उनके केसेस का अंबार, और सेंटर में हम बात ये कर रहे हैं कि जो 2 ख़ानदानों का मिलाप है, उस ख़ानदानों के मिलाप का ज़रिया 2 अफराद हैं। एक मर्द है और एक औरत है, एक दूल्हा है और एक दुल्हन है, एक माँ है फ्यूचर की और एक फ्यूचर का बाप है। लेकिन इस जो 2 अफराद का यूनिट है, इसके अपने वो मजबूत बुनियाद के ऊपर रिश्ते के अंदर आने के हालात पैदा नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से फिर आगे पूरा जो स्ट्रक्चर बनना है उसकी बुनियाद भी बहुत कमज़ोर है। तो फवाद, अगर हम इसको टेक्निकल देखें कि काउंसलिंग क्या है, मैरिज क्या है और प्री मैरिज काउंसलिंग क्या है, तो हम समझ सकते हैं। ठीक, अगर आप इजाज़त दें तो हम इसके ऊपर बात कर लें। पहले एक तो ये कि शादी का लफ्ज़ महदूद नहीं है सिर्फ खुशी खुशी से। नेट रिज़ल्ट खुशी होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ज़िंदगी गुजारने के लिए इट्स अ रीबर्थ ऑफ बोथ द स्पाउसेस। जब रीबर्थ है तो इसका मतलब है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी को शुरू करते वक्त ऐसे ही फील करना है कि आप अब से इस नए बंधन में आप बिल्कुल नए हैं, और आपने नए सिरे से अपने आप को लेके आना है अपने स्पाउस के साथ, ताकि आपकी कंपैटिबिलिटी, हम आहंगी वो बढ़ सके। तो शादी का जो आम तासुर है कि शादी का मतलब है खुशी खुशी, तो खुशी खुशी सिर्फ ये है कि पहले हम अकेले थे, अब हम इकट्ठे हैं। ठीक, पहले हमारे ज़ात के अंदर हमारे वालिदैन की नस्ल की एक तकमील तक का मरहला पूरा हुआ था, लेकिन अब खुशी ये है कि हम उसको आगे बढ़ाने के लिए एक अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में, एक बंधन में बंधे हैं, ताकि हम भी अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक जायज़ तरीके से वो नस्ल आगे बढ़े, वो मकासद आगे बढ़ें, वो तजर्बा हम किसी को दे सकें, वो ज़िंदगी का मकसद बन सके। तो इस मकसद मरहले के लिए हमारे माँ बाप ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने दुख और सुख सारे सहे हैं। सिर्फ शादी की खुशी खुशी नहीं, बल्कि हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दुख और सुख में साझा रह के उन्होंने आगे ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है। दोनों पहले 2 अफराद थे, अब वो 2 अफराद जब रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए तो वो 2 ख़ानदान जो हैं वो आपस में अटैच हो गए। बिल्कुल ऐसा है, ठीक हो गया। तो अब मैडम, मेरा सवाल का जो पोर्शन था पहला वो ये है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसका जवाब पहले दे दें कि हमारे मुआशरे के अंदर अब हम स्कूल जाते हैं, आप भी कॉलेज गई, स्कूल गई, हमें मसला फीसा गोरस पढ़ाया गया, ये आपके काम आना है, पढ़ लो। हमें मैथ के बड़े सख्त सवालात जो है वो पढ़ाए गए
लॉ की भी बात करें, लॉ भी पूरा पढ़ा दिया गया, हमने डिग्रीज कर ली। ये पास कर लिया ना, ये बड़ा काम आएगा। कोई काम नहीं आया, हम तो कैलकुलेटर पे जमा नफी कर लेते थे, मैं वकील बन गया, आप भी वकील बन गई, शायद काम आता भी हो, मगर उस नजरिए से जो हमें समझाया जाता था वो मेरा ख्याल है कि हमें वो कोई अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन उसमें करनी तो उसको तो वो बहुत काम आएगा कि मैथ पढ़ लो। अब मेरा सवाल ये कि जो हमारे मुआशरती मसाइल हैं जिसपे हम डूबते जा रहे हैं दिन ब दिन, उसको हल करने के लिए हमारे निसाब के अंदर अब तक ये प्री मैरिज काउंसलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको शामिल नहीं किया गया, जबकि अगर आप कुरान मजीद को या अहादीस शरीफ को उठा के देख लें तो उसमें ये ए टू जी अहम है, बहुत अहम है। इसका तरीकाकार, इसकी अहमियत, खुला, तलाक, आपस के अंदर एक मुनसिफ मुकर्रर कर लो, कुरान मजीद में आता है, ये सारा बताया गया। तो मुझे मैडम ये बताएं कि कमी किधर है। मैं यही पे आपसे बात करनी थी, हमने बात शुरू की थी कि मैरिज क्या है। मैरिज तो आपने बता दिया, हमने कहा अंडरस्टैंडिंग कि आपने आने वाले बच्चे को अभी तक जो शादी का सबक दिया हुआ है कि दुल्हन होगी, वो सजेगी संवरेगी, एक फंक्शन होगा, एक दूल्हा होगा और एक शादी हो जाएगी और फिर देयर विल बी अ हैप्पी हैप्पी स्टार्ट एंड हैप्पी हैप्पी एंड, ये उसकी जनरल परसेप्शन है। तो अगर इसका दूसरा हिस्सा हम लें आपके आज के मौजू का कि प्री मैरिज काउंसलिंग, तो जो काउंसलिंग का लफ्ज़ है मेरे ख्याल में उसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो काउंसलिंग का वर्ड का अगर आप एग्जैक्ट मानी देखें तो वो है मशावरत, लेकिन इस मौजू के एतबार से अगर इसको कहें ना गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। वो तो यानी तरबियत करें आप उसकी और फिर आप उसकी मशावरत भी करें, दो हिस्से हो गए। और प्री से मुराद ये है कि शादी होने के बाद मसाइल पे बातें ना करें, पहले प्री मैरिज अवेयरनेस भी आप उसे कह सकते हैं। लेकिन प्री मैरिज काउंसलिंग से मुराद ये हम लेंगे आज के प्रोग्राम से और आप तक भी पहुंचाना चाहेंगे अपने नाजरीन तक कि ये देखें कि शादी होने के बाद के मसाइल इसलिए हैं कि शादी होने से पहले ना गाइडेंस मिली, ना काउंसलिंग मिली, और वो मिलनी कैसी थी, मिलनी ऐसे थी कि आप इसको समझते कि ये अदारे का काम है, ये हुकूमत का काम है, ये स्टेट का काम है, ये आपके सारा कुछ आप माँ बाप पे आज के दौर में नहीं डाल सकते। उसकी वजह ये है कि माँ बाप इस वक्त जो आपके पास फील्ड में हैं, इनके माँ बाप अब इनके पास मौजूद नहीं है ऑलमोस्ट, या कह दें कि वो इस हालत में इनके पास ना माँ बाप की जो शक्ल है ना, सोशल मीडिया अब इनका माँ बाप अब नए बच्चों का माँ बाप का बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। लेकिन हमारे जो तरबियत गाहें थी, जो माँ की गोद की तरबियत, वो हमारे अबाओ अजदाद थे, वो अब ना ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, ना हमारे पेरेंटल कह लें कि एडवाइस को मुनासिब समझा जाता है। बच्चे कहते हैं आपको आज के दौर का क्या पता है, आप तो जानते ही कुछ नहीं है। इस लिहाज से हम समझते हैं कि ये अब इस दौर में खास तौर पे। अच्छा मैडम, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, बच्चे किसी हद तक ठीक कहते हैं। जब आप अपनी कोई पर्सनल बात अपने बाप से डिस्कस ही नहीं कर सकते थे, अपनी माँ से पूछ ही नहीं सकते थे, आपको डर था कि मुझे ये बात, ये तो गुनाह है, अगर मैंने शादी के हवाले से कोई बात पूछ ली, हाँ, तो वो कहेंगे कि ये तो वक्त से पहले नहीं, वक्त से पहले वो कहेंगे बेशर्म है। हाँ, नहीं, वक्त से पहले बात करने का मतलब ही ये है। नहीं, वक्त फिर ये कि जब उसका निकाह हो जाए, हाँ, उस दिन वो बात करें। ये परसेप्शन की बात है ना। हाँ, तो हम आपकी बात को अगर यूं समझें कि सोशल मीडिया ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि ये बातें डिस्कस हो रही हैं, डिबेट हो रही हैं आपस में। चले काउंसलिंग और गाइडेंस का अच्छा बुरा कोई निज़ाम डिस्कस तो हो रहा है ना कि होना चाहिए। तो अब जब आपने बात की है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, हमें माशरती अलूम पढ़ाई, लेकिन उसके अंदर फैमिली, हमने सतह मुर्तफा पोटोहार पढ़ी है। किधर आप गई हैं सतह मुर्तफा पोटोहार? सतह मुर्तफा पोटोहार को आप इस पोटोहार को लेके आए ना, सबसे पहले ये लाइव पोटोहार है। लाइव पोटोहार में आप ये देखें कि आपका जहन किसी और तरफ जा रहा है, जिस्म किसी और तरफ जा रहा है, जज्बात किसी और तरफ जा रहे हैं, आपकी मईशत में आपका क्या रोल है वो आपको किसी और तरफ लेके जा रहा है। कंपटीशन का जो दौर है वो कह रहा है कि नहीं, अभी शादी की जिम्मेदारी नहीं उठानी, अभी आप पहले अपने आप को स्टेबलाइज करें, होली कुरान की तरफ चले जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरानुल हकीम के जरिए हमें ये पहुंचाया कि इस डर से अपनी शादियों से दूर ना रहो कि कोई रिस्क में तंगी आ जाएगी। रिस्क हर शख्स अपना लेके आता है, वो कुशादा कर दिया जाए। वो तो एक हदीस भी है कि एक मुफलिस शख्स हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था,
तो उसने अपनी मुफलिसी का इजहार किया, तो आपने फरमाया निकाह कर लो, तो वो खुद ही बरक़ात का नज़ूल होगा, वो अपना रिस्क लेके आएगी, तुम्हें उसके नसीब का मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है। तो ठीक हो गया। मैडम मैं इसके अंदर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसके अंदर जो हम पेरेंट्स हैं उनका जो रोल है इस वक्त, क्या पेरेंट्स को, एक तो पेरेंट्स का रोल है, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि पेरेंटल गाइडेंस अवेयरनेस, ठीक है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम्स होने चाहिए कि माँ बाप को ये तरबियत दी जाए कि आपने अपने बच्चे के साथ कैसे अटैच होना है, तो वो आपसे डरने की बजाय वो अपनी जो पर्सनल इश्यूज हैं वो आपसे शेयर करे। तो ये जो बात आपने की है यहीं से शुरू करते हैं। अभी आपने पहले एक बात कही कि निभा, पहले शादियां निभ जाती थी, अब नहीं निभती हैं, निभा आपस में मुश्किल हो गया। तो जो वालिदैन का रोल है, अगर उनके अपने स्पाउसेस के साथ, यानी हमारे वालिदैन के आपस के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों में भी आगे इसी तरह के अच्छे मोहब्बत वाले और शेयरिंग वाले रिश्ते कायम हों। तो उनको एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो बेटा है वो माँ के ज़्यादा करीब होता है और बेटी बाप के ज़्यादा करीब होती है। ये जर्नल एक हमारी है, हो सकता है आपका कुछ इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरा तजर्बा भी ये है और ऐसे ही है, मेरे सामने ये बात आई है कि इसमें हकीकत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है। तो अब जब हम ये देखते हैं कि बेटा माँ के ज़्यादा करीब है, तो ये देखें इसमें एक बड़ी नेचुरल सी बात है। आप जो बात अपने बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आपकी माँ आपको बड़े आराम से बता सकती है, और वो आपको ना झिझक होगी। माँ के साथ जो अटैचमेंट है ना आपकी, वो इस टाइप की होती है बेटे की खास तौर पे, कि वो अगर कोई चीज समझाएगी या बताएगी तो उसके अंदर पर्दा भी वो रख लेगी, बात भी उतनी करेगी और बेटे को झिझक भी नहीं आएगी, बशर्ते कि माँ खुद तरबियत याफ्ता हो और उसको ये पता हो कि मैंने ये बात इस तरीके से अपने बच्चे तक पहुंचानी है। मैं जो इस बात को मुआशरे के अंदर समझाऊँ ना, वो ये मैडम समझाऊँ कि बेसिकली बाप जब तक उनका रवैया सख्त था ना, बच्चे के अंदर एक फियर था, एक डर था कि मैनू झाड़ पैनी है, या मैं गल अपने वालिद दे कोलों पूछ ही नहीं सकता। ठीक है। तो माँ जो है ना वो एक दर्द दिल सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो बेटा उसके करीब होता है, तो माँ समझती है कि ये एक अच्छा माहौल है, तो वो बात डिलीवर कर देती है, बिल्कुल कर देती है। जबकि बाप जो है वो एक हमारे मुआशरे में ट्रेडिशनल जो व्यू है हमारा, उसमें ये बात सही है। उसमें आपको एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ जो आपने बताई, वो मेरे ख्याल है मुआशरे में वो पहले ऐसे था, मगर अब नहीं है। अब देखने में ये आ रहा है कि जो बच्चे हैं ना, वो जिस तरह आपने बताया कि अब्बू आपको नहीं पता, अम्मी आपको नहीं पता, किसी हद तक तो मैं उनकी बात को ऑन करता हूँ, उनको वाकई नहीं पता कि वो वाकई ही गलत है। क्यों गलत है? कि माँ बाप ने एक झटका सिस्टम रखा जो अपने दादे से देखा, उन्होंने उनसे देखा, उन्होंने वो चलाया। रियासत ने उनकी तरबियत नहीं की। जब आपने बुक पढ़ी ना, आपने बुक खोली, होली कुरान खोला, या आपने कोई सोशल किताब जो है मुआशरे की इस्लाह के लिए उसको स्टडी किया, तो वो रिजल्ट्स तो थे ना उसके, वो बिल्कुल ही कुछ और निकले। तो इसलिए बच्चों का इस हद तक कहना कि बाबा आपको ये बात नहीं पता, मे भी उसको ऐसे पॉजिटिव लें कि मे भी कि बाप ने वो बात पढ़ी ही ना हो, समझी ही ना हो, तो वो उस हद तक तो मैं उसे मान सकता हूं। अगर वो नाफरमानी में आती है, मतलब बाप को चैलेंज किया जा रहा है या उसको इस अंदाज में बात की जा रही है, तो बच्चे वहां पे बिल्कुल गलत हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैडम इस चैलेंज को हम उस वक्त तक जो है वो हल नहीं कर सकते जब तक हम मिन हाइसुल कौम, हमारे उलमा इकराम, हमारे हुकूमती इदारे, हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो सारे मिलके इसके ऊपर काम करें। अगर वो मिलके काम करेंगे तो आपकी जो फैमिली कोर्ट की जो कॉज लिस्ट है ना, उसमें किसी हद तक जो है ना डेफिशिएंसी आएगी। अदरवाइज ये वाला जो मामला है ये मुझे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि, सॉरी मेरा सवाल लंबा हो गया, कि 75 साल हो गए, 75 ईयर पाकिस्तान को बने, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा ही हो गए कि 75 47 से आप काउंट डाउन कर लें, 78 हो गए, ये सबका 25 आ गए। ठीक है, तो एक भी मैडम किसी इंस्टीट्यूट का आप नाम ले दें। अब मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूं कि कुछ जो लोग हैं वो इसके ऊपर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और वो जरा नहीं घबरा रहे, वो खुल के बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इदारा कोई नहीं था, ये सोशल मीडिया को जहां पे हम डिसक्रेडिट करते हैं ना, वहां क्रेडिट कर ले, वहां पे कुछ चीजों का देखें ना पॉजिटिव और
जो है वो मनफी दोनों बातें होती हैं, वो होती हैं। लेकिन यहाँ पे फवाद में आपको बीच में शायद आपकी कता कलामी ना हो, तो एक बात है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसमें फ़र्क है। इस वक्त जो हो रहा है वो उस गैप को फिल करने के लिए कोई इक्का दुक्का कोशिश हो रही है, तो चूंकि वो अभी इब्तदाई मरहले हैं, उसे गलत तो कहा ही नहीं जा सकता, उसको इनकरेज ही करना होगा। है ना वो। नहीं, उसको इनकरेज करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ है नहीं सब्स्टिट्यूट। जब आप उससे अच्छी चीज ले आएंगे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। इनकरेज तो वो उनके जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनके जो लाइक्स हैं वो ये तो इसको इनकरेजमेंट नहीं हम कहते, हम इनकरेजमेंट ये कहते हैं कि वो कोई सोल्यूशन दें और वो इम्प्लीमेंट होके माशरा उसका आपको रिजल्ट दे दे। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे काम हो रहा है, वो एआई का दौर के अंदर भी एक बात तयशुदा है कि इट्स नॉट 100% रिलायबल। एक इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि आपको यूं करना है, लेकिन वो लाजमी नहीं है कि वो चीज जो कही जा रही है हर एक के लिए हर सर्कमस्टांसेस में वही बात वैसे ही करनी हो। तो हमारा इसके अंदर मशवरा अपने तौर पे ये है कि इस वक्त स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज मैटर इज रिलेटेड टू दी सोशल लाइफ का जो ये एस्पेक्ट है मैरिटल लाइफ, इसके लिए एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, जैसे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, इस तरह से बाकायदा एक अदारा या झैली अदारा बनना चाहिए। जो लोग कम अज़ कम बच्चे हों, बच्चियां हों, उनके माँ बाप हों, रिश्तेदार हों, वो मशवरा लेना चाहें ना। विलिंगनेस की भी बड़ी बात होती है ना हमारे यहाँ। सप्लाई मेरे ख्याल में आपको मैट्रिक लेवल के बाद, मैट्रिक में बच्चे की उम्र 16 होती है, ठीक है, आप उसको निसाब का हिस्सा बनाएं। नहीं, ये आपका एक ऑप्शन है। जो हम बात कर रहे हैं कुछ और कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि फर्ज करें एक अदारा बन गया, आपने किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया, इस वक्त सिलेबस नहीं है, इस वक्त सिर्फ एक अदारा है। उसमें तो फिर सारे बच्चे नहीं जा सकते, स्कूल में तो सारे बच्चे जाते हैं। मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक अदारा बना लिया और वो अदारा आपका सोशल अदारा है, सोशल मीडिया पे बेस करता अदारा है, एक ऑनलाइन अदारा है। उसका नाम है कि वो मैरिज काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें उलमा भी हैं, फुकहा भी हैं, वकील मशीर भी हैं, जिसके अंदर बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। एक ऐसा अच्छा गवर्नमेंट बेस्ड ग्रुप बनाया जाए कि जिसे प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम उनको भेजे, उनसे डिस्कस करे, उनसे टाइम ले, ऑनलाइन ले ले। अगर डॉक्टर कंसल्टेशन दे सकता है, अगर वकील कंसल्टेशन दे सकता है, अगर आपको प्लम्बर मिल सकता है ऑनलाइन, व्हाई नॉट यू कैन गिव अ चांस टू द यूथ और टू whom who is seeking for knowledge and guidance और काउंसलिंग। तो इसके लिए तो आपको किसी बाकायदा एजुकेशन वो तो मौजूद है ना, वो तो काउंसलिंग कर रहे हैं। नहीं कर रहा। मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप कहें कि वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू शरिया एंड अकॉर्डिंग टू दी सोशल जस्टिस सिस्टम, अगर कोई कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा। अगर आप वकील की बात करेंगे वो आपको मशवरा देगा सिर्फ कानून के मुताबिक। अगर आप पेरेंट्स की बात करेंगे वो कहेंगे पर्सनल ये है। अगर आप उलमा के पास जाएंगे, लहदा जा रहे हैं ना, वो कहेंगे कि शरीयत ये कहती है। कोई उसके अंदर के मसले को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक, जबकि इसकी जरूरत है। जी ठीक मैडम, मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कुछ अदादो शुमार हैं तलाक और खुला के, बिल्कुल, तो मैं वो शेयर करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के साथ। इस वक्त पाकिस्तान में तलाक और खुला की खतरनाक सूरत हाल। अदादो शुमार लाहौर में 2023 में 12,000 से ज्यादा तलाक़ें रजिस्टर हुई। लाहौर में 12,000 से ज्यादा तलाक़ें रजिस्टर हुई। कराची में हर माह 800 से 1000 तलाक और खुला के केसेस दायर होते हैं। ठीक है जी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पिछले 5 सालों में तलाक की शरह में 70% इजाफा हुआ। फैमिली कोर्ट्स में 60% से ज्यादा केसेस औरतों की तरफ से खुला पर मबनी दायर हुए। ठीक है जी। 60% जो है वो खुला के केसेस आ गए उसमें। नादरा के मुताबिक हर साल तलाक की रजिस्ट्रेशन में 10.5% इजाफा हो रहा है। ये अदादोशुमार फैमिली कोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स और अदालती रिपोर्ट्स पर मबनी है 2022-24। ठीक है। ये अब आप इसी चीज को अगर सामने रख के अंदाजा लगा लें कि एक तरफ जो है हमारे पास जजेस नहीं है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है हम ये डंडोरा पीटते हैं कि जी फैसले नहीं हो पा रहे, और तीसरी तरफ ये है कि तलाक और खुला के जो केसेस हैं उनमें 60%, 10%, 15%, 22-23 में 2000 में इतना इजाफा हुआ है। तो ये सूरत हाल तो बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। और हमारा ये ख्याल था कि इसका एक मुस्बत पहलू भी निकलता है। जी जी। तलाक बढ़ रही है, खुला बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं,
तो ये भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे माशरे में द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप विद मैरिज इज येस बीइंग प्लांटेड देयर। हम शादियां करते हैं तो खुला होती है, शादियां करते हैं तो डिवोर्सेस होती हैं, शादियां करते हैं तो केसेस रजिस्टर होते हैं। तो हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि इस वक्त जो बाकी मगरबी माशरों में सिविल पार्टनरशिप्स हैं या विदाउट मैरिज रिलेशनशिप्स हैं, उनकी जगह हम शादी को प्रेफर करते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो कामयाब ना हो सके तो हमें उस शादी को आसान तरीके से ख़त्म करके एक नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। यह और बात है कि हम वो आसान तरीके से शामिल होना शादी में और आसान तरीके से उसमें से बाहर निकल के एक नई ज़िंदगी शुरू करने के अमल में एक गैप महसूस कर रहे हैं, जहाँ गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ मैरिज इज़ रिलेटेड। हमें बताना है कि शादी के लिए सच बोलना है, शादी के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, पुरखुलूस रहना है, शादी के लिए इज्जत करनी है जो मोहब्बत से भी बढ़ के ज़रूरी है, शादी के लिए कुर्बानी देनी है जो कि दोनों ने अपनी ज़ात की हद तक खुद परस्ती नहीं करनी, बल्कि आपने अब शादी परस्ती करनी है, अब आपने रिलेशन परस्ती करनी है, अब आपने स्पाउस परस्ती करनी है, अब आपने दो फैमिलीज का मर्जर परस्ती करनी है, खुद परस्ती नहीं करनी। ठीक, खुद परस्ती से बचना है। तो लिहाजा मैडम ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इदारा कब बने? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो आप काम कर रहे हैं मगर आप कहती हैं मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ जैसे उनको करना चाहिए। ठीक है, स्कूल के निसाब में ये चैप्टर कब लगे? 2 साल को, 5 साल को, 10 साल को? ये बातें अपनी जगह। इस वक्त फिल वक्त आप ये बताएं कि एक शादी के लिए वो लड़का हो या लड़की हो, उसको तैयार करने के चंद अहम कौन से निकात हैं, कौन से पॉइंट्स हैं? अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्ची जा रही है, ठीक है, तो बच्ची को किन बातों का ख्याल रखना है? और दूसरी साइड पे वो जो बच्चा है उसको, उसके ऊपर माँ की भी जिम्मेदारी है, अब उसके ऊपर बीवी की जिम्मेदारी आ रही है, एक और बढ़ रही है, उसने बहनों की भी शादी करनी है। बिल्कुल सही। तो वो जो उसके ऊपर इतना स्ट्रेस आ रहा है, उसकी इनकम भी कम है, तो ये दोनों जो फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने नया कपल है, जो बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस ये कैसे कायम रखें? अभी फिल वक्त आप इसके ऊपर क्या अपनी राय देती हैं? लाइफ में बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो कहते हैं कि सिर्फ मियाँ की ये जिम्मेदारी है या बीवी की ये जिम्मेदारी है या खामन और बीवी का एक जेंडर बेस्ड किस्म का हमारा व्यू है, ऐसा हमारा गलत व्यू है। हमें ये नहीं होना चाहिए। पुराने ज़माने में ये था, एक हमारे माशरे में मर्द कमाता था और सारा घर बैठ के उसकी कमाई को एंजॉय करता था। अब वो दौर नहीं है। अब ज़्यादा केसेस के अंदर हम देखते ये हैं कि बच्चियां भी पढ़ रही हैं और उनके अंदर माशी एतबार से अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए नौकरी करने का भी एक ट्रेंड डेवलप हो गया है। और हो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। सिर्फ ये है कि शादी डिस्टर्ब ना हो, बच्चे डिस्टर्ब ना हो, घर डिस्टर्ब ना हो, प्रायोरिटी। और फिर ख़ास तौर पे ये कि कब आपने प्रोफेशन में 100% टाइम देना है, ये बहुत अहम है। अभी शादी हुई है तो अगर कोई बच्ची पहले नौकरी कर रही थी वो ज्वाइन कर लेती है, तो हम अगर उसको गाइडेंस के हवाले से कहें तो हम कहेंगे कि नहीं, थोड़ा सा टाइम आप ये सोच के शादी में एंटर हों कि मुझे अहमियत देखनी है घर की, पहले प्रायोरिटाइज करना है, मुझे अपने घर को समझना है पहले मुझे उनको। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने नए सेटअप में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। हाँ, नहीं, अपने नए सेटअप में अगर ये आपको मौके मिल रहे हैं कि आपका घर डिस्टर्ब ना हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके हस्बैंड का टाइम, आपकी फैमिली का टाइम, आपका पर्सनल टाइम, आपके नए जो माहौल में एडजस्टमेंट है वो इशू नहीं कर रही, फिर ज़रूर आप थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सेक्रीफाइस कर दें, पॉज ले लें थोड़ा सा, फिर बाद में आप कंटिन्यू कर लें। वन थिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप किसी प्रोफेशन से ऐसे हैं जैसे डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं या फिर कोई एजुकेशनिस्ट हैं या दीगर कोई भी ऐसा काम है, बिजनेस वुमेन है जो समझते हैं कि गैप नहीं हो सकता, उनको जैसे आपको एक छुट्टी पे जाना होता है ना, तो एक सब्स्टिट्यूट दे के आप छुट्टी ले सकते हैं, बिल्कुल इस तरह उनको चाहिए मैरिज की गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सिनेरियो में कि वर्किंग अगर आप किसी बच्ची से शादी कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट के लिए पहले बात करें। ठीक, आपको अपनी फैमिली का पता होता है कि जिसको आपने लेके आना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन सी असाइनमेंट्स मिलनी है शादी के बाद अपने नए घर में, ससुराल में, वो प्रिपेयर होके आए मेंटली। ठीक होगा मैडम, ये तो हो गई ना कि एक बच्ची जो है वो जॉब करती है जी, और अभी एंगेजमेंट हो रही है तो उन्होंने बैठ के दोनों खानदानों ने ये तय कर लिया
कि ये जॉब पे भी जाएगी, घर में हम मेड रख लेंगे, ऐसे मैनेज करेंगे। जी। मेरा आपसे दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हमारा मुआशरा जो है इस वक्त सारी बच्चियां तो जॉब नहीं कर रही। जी बिल्कुल ऐसा है। अगर 100 में से आप 30% लगा लें, ठीक है, बाकी 70% पे भी हम बात करने लगे हैं। 70% पे मेरा सवाल ये है कि जब एक बच्ची जो है उसने ग्रेजुएशन की है, उसका बाप कहता है मैंने आपकी शादी कर दी, ठीक है। अब वो जब शादी करके अगले घर में जाती है तो वो जाते ही वो कहती है कि मेरी माँ ने भी जाते ही अलहदा घर का तकाजा किया था तो मुझे भी चाहिए। उसने क्योंकि देखा था, उसको अपनी माँ को देखा था कि माँ नाराज होके बैठी है या बाप नाराज होके बैठा है। ठीक है, दोनों की मैं बात करूंगा। ठीक है। तो बाप जो है वो माँ को डांट रहा है, ठीक है, तो माँ किसी बात के ऊपर जो है वो मेरे अब्बू के साथ बहुत गलत अंदाज में बात कर रही है, तो उसके ऊपर वो नफ्सियाती असर था और वो ही उसकी तरबियत हो गई। अब आपने जैसे बताया कि अब ये वो दौर नहीं है, अब काफी चेंजेस हैं, जाहिर है। तो अब जो बच्चियां जॉब नहीं करती और वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जाती हैं, आप उनको क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं? मेरा अपना ये ख्याल है कि जो बच्चियां जॉब करती हैं वो पहले डिस्कस इसलिए हुई हैं कि वहाँ मसाइल की शरह जॉब का जिम्मा लगा के कह दिया जाता है, चलेगी ना, मतलब वो तो जो बच्चियां बताया घरों के ऊपर रहती हैं, जिनका ज्यादा ताल्लुक अपने घर के अंदर ससुराल के साथ है, शादी से पहले वो सिर्फ अपनी एक चार दीवारी में रही हैं या स्कूल कॉलेज गई हैं, उनका एक्सपोजर कम है। एक्सपोजर कम है, या घर वालों ने एक्सपोजर करने नहीं दिया, अगर वो चाहती भी थी नहीं। अब सोशल मीडिया ने ये बैरियर खत्म कर दिया। अब तो एक क्लिक के ऊपर आपको वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर हो रहा है, और जो आपको नहीं कहीं मिल रहा वो वीडियोस के जरिए, टिकटॉक्स के जरिए, या एआई बता देगा आपको, या चले एआई जरा कह लें कि उस तरह शायद ना बताए, ये जो लाइव स्टोरीज चल रही है ना वो हर चीज को कवर कर रही हैं। तो अब एक्सपोजर की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस और एक्सपोजर में बहुत फर्क है। किसी का कोई तजर्बा देखना वो मुशाहिदा है, उसको जब तक आपके अपने ऊपर से नहीं गुजरता आपको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। तो ऐसी बच्चियां जो घरों में रहती हैं, जिनको वालिद ने कहा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद मैंने आगे नहीं पढ़ाना, शादी कर देनी है, हम यहाँ कहेंगे यहाँ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है। शादी तब होनी चाहिए जब बच्चे के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आए कि मैंने अब आगे पढ़ना नहीं, या मैंने क्यों नहीं पढ़ना, और मैंने पहले शादी करनी है फिर पढ़ना है, या सिर्फ ये तो ठीक होगा ना मैडम, यहाँ तक तो आपका जवाब ठीक है कि वो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अब वो उसकी शादी हो गई, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसकी शादी हो गई और वो अगले घर में चली गई, वो घर में रहती थी, आपने बताया चार दीवारी में रहती थी, ग्रेजुएशन की उसने, बाप ने कहा मैं आपकी शादी कर दूंगी। अब वो बच्ची ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में चली गई, सही, और वहां पे उसका देवर भी है, अनमैरिड है, उसकी दो नंदे भी हैं, उसकी सास भी है, उसके ससुर भी हैं, और उसने सबको खुश रखना है। हाँ, उसने सबको खुश रखना है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उस बच्ची की आप गाइडलाइन जो है कुछ तो आप शेयर करें ना, इस हवाले से कि वो बच्ची किस तरह इन चीजों को मैनेज करे, और ससुराली जो हैं जी वो इस चीज को कैसे, वो जो है बच्ची के साथ कैसे डील करें कि मामला जो है ना वो आगे चलता रहे एहसन तरीके के साथ। तो सबसे अच्छा जो इसके अंदर गाइडेंस वाली बात है कि अगर बच्चों को पहले गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं मिली और वो शादी हो गई बगैर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के, तो एक बात बच्चियां शादी के बाद जो, क्योंकि उन्होंने शिफ्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक, सबसे ज्यादा नए आने वाले ने अपने आप को एडजस्ट करना होता है, वो फैमिलीज एडजस्ट नहीं करती। ये बच्चियों को अपने जहन इस पे तैयार रखने चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम एक हैं, वो पूरा खानदान है, पूरा खानदान हमारी वजह से यक ब यक नहीं बदलेगा। हम जा रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं, अपनी पूरे घर की तरबियत लेके अपने माँ बाप की भी तरबियत आगे डिस्प्ले करने। तो जो आप डिस्प्ले करेंगे वही उनका सदका जारी है। तो और वो ये भी देखेंगे कि ये बच्ची के माँ बाप ने इसकी तरबियत कैसी की है, इतनी अच्छी की है, वो उसको देख के दुआएं जाएंगी। हाँ, या तो वो मॉनिटर कर रहे होते हैं ना कि यार आपके बाप ने या माँ ने आपने ये सिखाया। मैं कहती हूँ कि मॉनिटर का लफ्ज बेहतर नहीं, हम कहते हैं क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। और वो अगर कुछ आप अच्छा नहीं करते, वो बेशक आपकी जात की वजह से अच्छा नहीं हो रहा होता, लेकिन कहते हैं माँ ने एनू नहीं सिखाया, या यदि बाप ने एनू नहीं दसिया, या नोबडी इज देयर टू टेल देम, मीनिंग। लेकिन यहाँ पे ये भी मैं ऐड करूंगा इसके साथ कि बाद ससुराली इस तरह के हैं कि बच्ची जो है वो घर को संवारने के लिए पूरा जोर लगा रही है, और वो सफाई भी कर रही है, वो भांडे भी मांज रही है, वो खावन दी भी खिदमत कर रही है, देवर नूं भी चाह दे रही है, मगर उन्होंने फिर कोई ना कोई एडे मुंह खोल के ना उन कोई ना कोई गल करदा पे, ये भी गलत है। नहीं, गलत होना तो एक हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस करें आपने उसके साथ मीट कैसे करना है। सिचुएशन आ गई कि किसी ने आपको अप्रिशिएट किया,
और किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, डिस्करेज किया, आपने दोनों सूरतों में ये ज़हन में रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी शान है और वो इतना ताकतवर है, इसके बावजूद वो दुनिया जो भी करती रहे उसकी रहमतों का नज़ूल नहीं रुकता, उसकी हमारे ऊपर माफ़ करना, दरगुजर करना और हमें हर चीज़ देने का निज़ाम कहीं डिस्टर्ब नहीं होता। जी ठीक हो गया मैडम, आपने इसमें ये इंपॉर्टेंट बात बताई है कि बच्ची जो है वो एक ख़ानदान में जा रही है, ख़ानदान वालों ने नहीं बदलना, वो तो रह रहे हैं, आपने जाके वहाँ पे अपनी जगह बनानी है। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़े और आपको टाइम लगे, हो सकता नहीं, याद रखे करना पड़ेगा। अच्छा, करना पड़ेगा, हर सूरत में अपनी जात की हद तक या जात से भी बाहर निकल के आपको आपके माँ बाप को उन हालात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के मुताबिक जब आप इस पे अमल करेंगे फिर वो सारे लोग अपने आप को बदल लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, बट इट टेक्स टाइम, इट्स नेवर बीइंग ओवरनाइट, ओवर डे, ओवर वीक, नो ओवर ईयर, नो। मतलब ये स्विच की तरह नहीं होगा, ये स्विच की तरह नहीं है, ये कंटिन्यूटी है। और आप एक बात याद रखें, जितना आपको उस जगह से मिलना है वो आपको काफी समझना है, आपको ये जो किनात को छोड़ देना है ना, ये जो बहुत की तलाश है, ये जो सोशल मीडिया के जरिए कपड़े ये चाहिए, जूते ये चाहिए, और खास तौर पे जो यूज ऑफ मोबाइल फोन है, ये इट्स लाइक कि अगर कोई से कहता है ना कि कोई कह दे कि ये सौतन है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये औरत के लिए अगर मर्द इस्तेमाल करेगी ज्यादा तो उसको ये फील होगा कि देयर इज समबडी, टाइम नहीं दे रहा, नहीं, देयर इज समबडी फॉर हुम ही इज यूजिंग एंड मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अगर बीवी कहीं करेगी तो खामंद और ससुराल के दिल में ये बात। जी ठीक, मैडम मैं चाहूंगा कि आपने ये, जैसे मैंने आपसे ये बच्ची के हवाले से सवाल पूछा है, तो आपने बहुत अच्छा मतलब उसके अंदर अपने तजर्बे के साथ इस बात को शेयर किया कि एक बच्ची जब जाती है जॉइंट फैमिली में तो उसको कैसे, किन बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है। अब दूसरी तरफ ये भी इम्पोर्टेंट है कि टाइम प्रोग्राम का कम है, आप ये भी बताएं कि जो बच्चा है वो इन इतने ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर हैं कि उसकी बहन की भी शादी होनी है, उसका भाई भी अभी पढ़ रहा है, वो घर में बड़ा है, ठीक है, और उसकी अपनी शादी हो गई है। अगर उसको किसी किस्म की मतलब बीवी की तरफ से इस तरह के मामलात उसके सामने आ जाते हैं कि तुम घर अलहदा लो, वो तो फिर यही है ना कि मतलब आपने जैसे बताया कि वो कॉम्प्रोमाइज करे। अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, अब इस तरफ आ जाएं, अगर वो कहती है जी आप अपने माँ बाप को छोड़ो, बिल्कुल ठीक है, या किराए पे घर ले लो या हिस्सा ले लो अपने बाप से, बिल्कुल ठीक है, फिर वो उसका एट द एंड रिजल्ट क्या होता है, वो झगड़े में जाती है ना, बात ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाए, वो कहता है जी मैं मानू नहीं छड़ना, जा तेन तलाक है, तलाक, वो यहाँ पे बात पहुंच जाएगी, मैंने बाप को नहीं छोड़ना। अब ये बताएं कि इन हालात में वो बच्चा जो है वो कैसे मैनेज करे कि वो रिश्ता भी कायम रहे और जो है वो सारे मामलात को भी आसान तरीके से निभाए। देखिए, आसान तरीके का लफ्ज़ एक बहुत बड़ी वाइडर टर्म है। जो मर्द है उसके ऊपर जिम्मेदारी क्यों डाली गई है? क्योंकि वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल बना के भेजा गया है, वरना ऐसा हो ही ना। अब उसको बड़ा स्मार्ट रहना है। स्मार्ट ये रहना है कि वो घर बदलने की बजाय घर में जो तकलीफ है ना बीवी की, वो बदले, उसे दूर करे, पूछे उससे, उसे उसी घर में रहते हुए किस चीज़ की तकलीफ है, शेयरिंग करे उसके साथ। उसको एकदम से रिबट करके मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि अगर इकट्ठे रहना है तो कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होना है। वो बीवी उसके खामन के माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती, अच्छा ठीक है, आप नहीं कर सकती, आप ना करें। आप क्या कर सकती हैं? आप जो कर सकती हैं वो बताएं, और जो मैं कर रहा हूं वो बताएं, और दोनों क्वांटिफाई करें। वो कहती है मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो सिर्फ मेरे खामंद की है, ये वो कहती आपके ससुर की नहीं है। वो कहती प्रॉब्लम आ गई खामंद के लिए। नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। मैंने आपको, आप मेरी बात को शायद पूरा आपने सुना नहीं। मैंने कहा है रोजाना आप जो काम मर्द करे वो रखे सामने कि आज के दिन में मैंने ये काम किए, और आपने आज के सारे दिन में जो भी जो काम किए हैं वो करें। जो मैंने सेक्रीफाइसेस किए आप उसे भी नोट करें, जो आपने किए हैं वो भी कर लें। बैलेंस रखें आपस में शेयरिंग का। अगर कहीं पे लगे कि बीवी को कोई ऐसी रिलीफ मिल सकती है लव एंड अफेक्शन से, फाइनेंशियल किसी सपोर्ट से, किसी जगह पे विजिट इकट्ठे कर लेने से, कोई ऐसा निज़ाम बनाने से कि उसका जहन से ये बात फौरी तौर पे निकल जाए। बीवियां अमूमन शोर बहुत मचाती हैं, लेकिन वो जल्दी उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेती हैं अगर वो पॉजिटिव माइंडेड हों और उनकी तरबियत में कोई कमी ऐसी ना हो। तो अगर फ़र्ज कर लें उनको ये लगे कि ये नामुमकिन है कि हम इसके ज़रिए एक अच्छा ज़िंदगी का
सफर आगे जारी रख सकें। तो मामलात को जबरदस्ती धक्के से चलाने की कोशिश ना करें। ठीक, यानी कि फिर वो सेपरेशन की तरफ जाएं। वो सबसे पहले बड़ों में बैठ जाएं, क्योंकि हमारे पास प्री मैरिज या पोस्ट मैरिज काउंसलिंग इसके अलावा फिलहाल अवेलेबल नहीं है, या आपस में बैठ जाएं। और अब तो एआई से भी पूछ सकते हैं, डालें कि मैंने वो तो जब केस फाइल होता है तो पहले आपको मसालियत के लिए जज साहब कह देते हैं, वो तो टाइम देंगे। बात नहीं यहाँ पे करनी। अब हम बैठे जरूर हैं लॉयर्स और डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहले अपने लेवल के ऊपर सॉर्टिंग तो कर लें, गलती में दोनों में से कौन है। ठीक हो गया। मैडम मेरा सवाल ये है कि एक सर्वे के मुताबिक ना पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर तकरीबन 40,000 प्लस मॉस्क्स हैं, मसाजिद हैं। ठीक है जी। और हर 6 दिन बाद 7वें दिन हम नमाज जुमा अदा करते हैं। ठीक है। दफातर में छुट्टी होती है, बिल्कुल ठीक है। सड़कों पे रश कम हो जाता है, लोग जल्दी जल्दी कहते हैं यार मैं जुमा पढ़ के आया। जी बिल्कुल सही। तो जो हमारे उलमाए कराम हैं, सही, वो मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अगर वो इसको समझें। सही, कि ये जो इस वक्त मुआशरे के अंदर जिस खतरनाक हद तक तलाक और खुला की शरह में इजाफा हो चुका है और होता चला जा रहा है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि फौरन, अगर जैसे आपने बात की थी ना कि इस वक्त हमारे पास कोई इदारा नहीं है, सही, या ऑनलाइन इदारा होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मस्जिदों को फौरी तौर पे इस्तेमाल किया जाए, सही, और उलमा कराम कहें कि हम जो है ना जुम्मे का जो खुतबा है उसका इख्तिताम आखिरी जो 10 मिनट है ना, सही, वो हम अगर यहाँ पे नौजवान लोग बैठे हैं, सही, तो उनकी किसी की एंगेजमेंट हो चुकी है, सही, या उसका टाइम आ गया शादी का, सही, तो उसको वो गाइडलाइन उलमा कराम भी प्रोवाइड करें। तो कितने लोग जो हैं आप देखें एकदम ये जो आपने निजाम बताया ना, उनको गाइडलाइन जो है ना उलमा कराम से मिलने लग जाएगी, क्योंकि फोरम जो हमारा है वो मस्जिद का इस्तेमाल हो गया। और उलमा कराम को, मैं सवाल अपना ख़त्म कर लूँ, उलमा कराम को पंजाब औकाफ डिपार्टमेंट जो है ना वो उनकी इस मौजू के ऊपर तरबियत कर सकता है फिल वक्त। सही। फिर आगे जाके जिस तरह इसके इंस्टीट्यूशंस बन जाएं, इसको स्मार्ट कर लें आप। ये जो आपने बात कही कि मसाजिद हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो दौर चल रहा है इसमें टाइम और कनेक्टिविटी, ये 2 चीज़ें हैं जिन एलिमेंट को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आप ये करें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस तो हो रही है ना निकाह खान के ज़रिए ही, तो आप जो हमने कहा कि एक मैरिज की गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोई ऐसा निज़ाम बना लें, जितनी भी शादियां रजिस्टर हों उन शादियों में सब हालात ठीक चल रहे हैं, बस ये एक जुमला, सिर्फ ये एक जुमला कि वो खैर खबर उन शादियों की लेते रहें, और वो जो गवाहान हैं या वो जो वालदैन हैं या वो जो निकाह के फरीकैन हैं, वो दोनों उनके लिए ये एक जुमला इसका बनाने का कि मैकेनिज्म होता रहे। मैडम 60 सेकंड्स है आपके पास, बात खत्म बस। अगर आपने वो मैरिज काउंसलिंग गाइडेंस वाले मसाजिद के फोरम को या किसी भी ऐसे जो रियासत ने क्रिएट कर दिया एक ऑनलाइन फोरम, उस पर आप सब ठीक है ये भी एक ऐड ऑन कर दें, और जहां ठीक नहीं है उसको कहें कि चूंकि आपने ये रिपोर्ट नहीं किया तो आपको लाजमी है कि आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए आएँ और आके बुला के उनके सेशंस लें। जी ठीक हो गया। नाजरीन, आज हमारा मौजू था प्री मैरिज काउंसलिंग, और हमारी मेहमान थी मैडम सैयदा उज़्मा गिलानी साहिबा, एडवोकेट हाई कोर्ट। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।